समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में पूर्व मंत्री व सांसद राजाराम पाल के संरक्षण में एक विशाल संवैधानिक संविधान बचाओ भागीदारी पाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली में संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निरायुध और शांतिपूर्ण सम्मेलन किया गया। सभी नेताओं ने अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। पूर्व मंत्री व सांसद राजाराम पाल व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान विरोधी पार्टी भाजपा से लड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से आह्वान किया। रैली में विशाल जनसमूह के होते हुए कहीं पर अराजकता व असंवैधानिकता देखने को नहीं मिली। मंच पर नेताओं समेत संपूर्ण विशाल जनसमूह अनुशासन में बंधा दिखा। 26 नवंबर को जो रैली का आयोजन हुआ है, जिसका टाइटल था संविधान बचाओ भागीदारी पाओ, यानी संविधान बचाओ, तो आपको कौन से ऐसे तथ्य लगे जो संविधान विरोधी हैं, जिससे हमें संविधान बचाओ की बात करनी पड़ रही है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत की धरती पर 3 युग बताए गए हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता। लेकिन इन तीनों युगों में अगर इतिहास में हम जाएं तो वहाँ राजतंत्र था, तानाशाही थी। अगर धरती में सबसे बड़ा स्वर्णिम युग, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन कोई बहुजन समाज के लिए हो सकता था, तो उस दिन हुआ जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक वोट का अधिकार रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत जिस दिन बराबर करने का काम करके संविधान सभा को सौंपने का काम किया था, उससे बड़ा स्वर्णिम युग इस धरती पर न द्वापर में आया, न त्रेता में आया, न सतयुग में आया, जिसको कलयुग कहते हैं। आज़ादी के बाद अगर वो स्वर्णिम युग इस धरती पर आया है, जिसमें सब समाज के सबसे आखिरी पंक्ति पर खड़ा आदमी भी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है, ये संविधान की देन है। आज की तारीख में जो आदिवासी दलित महिला अगर राष्ट्रपति बन पाई हैं, तो इसमें किसी भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की देन है। इसलिए सबसे पूर्ण, सबसे ऐतिहासिक, सबसे स्वर्णिम युग का प्रारंभ का अगर दिन है तो वही 26 जनवरी 1949 है। तो इसलिए हम लोगों ने जो संविधान बचाने की बात हो रही है, जब से सांप्रदायिक ताकतें इस देश की सत्ता में बैठी हैं 2014 से, तब से लगातार संविधान पे हमला हो रहा है। आज़ादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चेम्बरों से निकलकर ये कहने को मजबूर हो जाएं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राफेल के मामले में आदरणीय मोदी जी के खिलाफ संज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, तो उनकी 10 साल पुरानी स्टेनो से रेप केस लिखवा कर राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए, भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के बैठने के बाद देश की एक एकता, अखंडता की शुरुआत हुई है, उसका पहला नमूना ये है कि मोदी जी बैठते ही सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन पर हमला किया। क्वालिटी एजुकेशन आज की भी तारीख में अगर सबसे ठीक, सबसे शुद्ध अगर कहीं मिलती है तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में मिलती है। उन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पत्थर चलवाए गए, चर्चों में पत्थर चलवाए गए। चूँकि क्रिश्चियन पूरी धरती में नंबर 1 की आबादी है, जब बाहर के क्रिश्चियन
मिशनरी लोगों ने आदरणीय मोदी जी को कहा कि अगर भारत के चर्चों पे, भारत के स्कूलों में ईंटें पत्थर बंद ना हुए तो तुम्हारा विदेश में आना निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। पहले क्रिश्चियनों पे हमला हुआ, फिर मुसलमानों के खिलाफ लगातार बड़े पैमाने पर एक ऐसा दहशत का माहौल पैदा किया गया, चाहे बुलडोजर को दिखाकर, चाहे उनके इनकाउंटर करके, चाहे हर केस में उनको इन्वॉल्व करके। पूरे मुसलमान आज की तारीख में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद अगर सबसे बड़ा हमला अगर हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे, तो ST को रिवोक करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्होंने ST एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया। उन्हें पता था कि कोई भी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट के डर से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को, जानने वाले लोगों को, कि वो सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के परवाह न करते हुए, कंटेम्प्ट की परवाह न करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की प्रतियां जलाई, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई, लगभग 100 से लोग शहीद हुए। तब ये तानाशाह सरकार ने सोचा कि दलितों में तो बड़ा करंट है, तो उन्होंने पार्लियामेंट से फिर ST रिवोक करने का काम किया। उसके बाद अगर आप हमला देखें, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में जो पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था, निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के जरिए 27% पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया गया। जिस दिन आरक्षण के खिलाफ जजमेंट आया, दैनिक जागरण के साथी ने पूछा कि पाल साहब, आप सपा के बड़े नेता हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करके चुनाव कराए जाएं। तो उस दिन मैंने कहा कि भाई मैं इस हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, और सरकार को चाहिए बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए चुनाव करा ले, ताकि जो आधी से ज़्यादा आबादी को हिंदू का बुखार चढ़ा है वो अपने आप उतर जाएगा। इस तरह से, और अभी भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रीतिंकर दिवाकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम की स्थापना करके ये लोकतांत्रिक से ये देश न्यायपालिका की ओर जा रहा है। उसका सबूत है कि SC एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए, 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आज इन 10 सालों में जो SC को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बैकलॉग पूरा होना चाहिए, वो नहीं पूरा हुआ। पिछड़ों के साथ जो 27% का आरक्षण था वो नहीं हुआ। और जो आउटसोर्सिंग से जिस तरह से 341 जजों की नियुक्ति की गई है, उसमें एक भी न SC है, न ST है, न अक़लियत का साथी है। तब भी आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में है? और संविधान का खतरा तो उस दिन पता चल गया जिस दिन माननीय मोदी जी ने संगरौल की नए संसद भवन में स्थापना करके, राजदंड की स्थापना करके सीधे राजतंत्र का संदेश देने का काम किया। उसी संसद भवन में 3 दिन के सत्र पर जो सम्मानित सांसदों को प्रतियां दी गई संविधान की प्रस्तावना की, उस प्रति में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। तो जब धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी, समाजवाद खत्म हो जाएगा, तो सीधे सीधे तानाशाही राजतंत्र को आना ही है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा। लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष को, समूचे लोगों को डराया जा रहा है, उनके खिलाफ CBI ED लगाकर, और बचा तो कोर्ट के जरिए इनको कमांड किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का भारत बनाने के लिए जो संविधान बनाया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर बुद्ध का भारत कोई बना सकता है तो भारत का संविधान बना सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे, अगर ये सोच किसी की थी तो भगवान बुद्ध की थी। और भगवान की बुद्ध को की सोच को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अक्षरशः निहित करने का काम किया था। अगर वो सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए
संविधान का सही पालन हो जाए तो हमें लगता है कि भारत की धरती में सकल घरेलू उत्पाद से होने वाली इनकम में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमने संविधान में तुम्हें धार्मिक आज़ादी दी है, हमने तुम्हें संविधान से राजनीतिक आज़ादी दी है, हमने तुम्हें संविधान के तहत सामाजिक आज़ादी दी है, लेकिन ये आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आज़ादी तुम्हें न मिले। इसके लिए तुम्हें एक और आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये आर्थिक आज़ादी तो दूर, ये देश पूरी तरह कारपोरेट के हाथों मोदी जी ने सौंप दिया है। इस देश में सरकारी नौकरियों के नाम पर जो बड़े बड़े विभाग थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पेट्रोलियम हो, BSNL हो, ऑर्डिनेंस हो, तीनों सेनाएं हों, पुलिस हो, इन सब को ज़्यादातर संस्थान अडानी और अंबानी के हाथ भेजकर, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान 1.5 साल तक खुले आसमान में अपनी ज़मीन बचाने के लिए कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर न करते और 600-650 लोग शहीद न होते, तो जो पूरे देश में किसानों के पास आज़ादी के बाद ज़मीनें उनके भूमिधर मालिक हुए थे, वो सब अडानी अंबानी की ओर हो जाते। जिस तरह से अग्निवीर के नाम पर तीनों सेनाओं में भर्ती की जा रही है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो 4 साल की सरकारी ट्रेनिंग के बाद वो लोग इन्हीं कारपोरेट लोगों के यहाँ सिक्योरिटी की नौकरी करने का काम करेंगे, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे प्लेटफार्म हो, BSNL हो, HL हो, इनके यहाँ केवल और केवल, और जब राजतंत्र, राजशाही को, तानाशाही को, इस देश की 140 करोड़ जनता को दबाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे यही सिपाही जो अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग पाए हैं, यही इस देश की जनता को कंट्रोल करने का काम करेंगे तानाशाह के इशारे पर। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि न्यायपालिका जो जनता सुप्रीम थी, अब उसको न्यायपालिका कोलोजियम के माध्यम से उसको हैक करने का काम किया जा रहा है। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के लोगों को अवेयर करने के लिए हमने 26 नवंबर को संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली का ऐलान किया है, और हम संकल्प लेते हैं कि इस देश के स्वर्णिम इतिहास में जो 26 नवंबर का दिन है, जिस दिन हमें संविधान मिला, जिस दिन के बाद समाज का कोई भी, इस देश के 40 करोड़ लोगों में कोई भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, जो ये सबसे बड़ा अधिकार है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में पूरी तरह ताला लगाया जा रहा है। जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर, उसका सीधा साधा उदाहरण एक है कि कर्नाटका के चुनाव में राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी की, और गुजरात में मुकदमा लिखा गया, वहीं ट्रायल हो गया, और देश के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्यायालय के माध्यम से उन्हें पार्लियामेंट से बाहर करने का काम किया है। अगर अब भी इस देश के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, और जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में आस्था है, उन सब लोगों से मेरी अपील है कि ये देश लोकतंत्र समाप्ति की ओर जा रहा है, संविधान खतरे में है। हम निवेदन करते हैं कि जिन्हें वास्तव में इस पर चिंतन करें, मंथन करें, और अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरें, जेलें भरें, और इससे भी बड़ी कुर्बानी अगर करनी पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आज के दिन संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे तथ्य बताएं जिनसे आपको ये लगा कि ये सरकार संविधान विरोधी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट जजों ने और इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज ने कहा है कि कोलोजियम सिस्टम करके इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया है, न्यायपालिका के जरिए गवर्न करने का काम किया, ये संविधान विरोधी है। 10% जो आरक्षण है, दलितों का बैकलॉग, पिछड़ों का आरक्षण बिना पूरा किए
आर्थिक आधार पर 10% EWS के नाम पर आरक्षण देना ये संविधान के विरुद्ध है। और भगवान बुद्ध के अयोध्या में साक्ष्य मिले, वहाँ पर भगवान का राम मंदिर बनाना निश्चित तौर पर संविधान के विरुद्ध है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और स्टेट को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष के लिए स्वतंत्रता देता है, लेकिन वहाँ पर एक धर्म विशेष को प्रमोट करना निश्चित पर धर्म संविधान विरोधी है। और संविधान का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कहता है, ये सरकार निजीकरण का बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान विरोधी हैं, इनको हम कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसके लिए हम जनता को अवेयर करके कि संविधान बचाने की कोशिश करने का काम करेंगे। और इस देश को जो इन्होंने हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की है, इसमें निश्चित तौर पर संविधान विरोधी इसलिए है कि इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इन तमाम चीज़ों से आप जान सकते हैं कि इस समय जो हालात हैं देश के, वो सब संविधान विरोधी और लोकतंत्र समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को अवेयर करके रैली के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस के नाम पर बड़े पैमाने पर अवेयर करने का काम किया है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे चाहेंगे कि लोग बाग, दलित, पिछड़े, अक़लियत और संविधान में आस्था रखने वाले किसी भी जात धर्म के लोग इस वीडियो को लाइक करने का काम करें, इसको आम आदमी को प्रचार प्रसार करने का काम करें, ताकि तानाशाह सरकार के कान में जूझेंगे कि अगर हमने संविधान विरोधी काम करने का काम किया तो इस देश की जनता बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। आपके पास ऐसे कौन से तत्व हैं, यानी आपके पास क्या ऐसी प्रक्रिया है कि ये जो संघ सरकार है संविधान के विरोधी कार्य कर रही है, जब आप सत्ता में आएंगे तो संविधान के अनुरूप कैसे कार्य करेंगे? कौन से तत्व हैं? जैसा कि आपको पता है कि इस देश में स्टेट को हमारे नीति निषेधक तत्वों के अनुसार आर्टिकल 36 से 51 तक ये प्राविधान है कि हम इस देश को समृद्ध करने के लिए जो भी हो सकता है, स्टेट को समृद्ध करने के लिए इसको पूरी तरह से पालन करके इस सरकार को बाध्य करने का काम करेंगे कि ये संविधान विरोधी काम करना बंद करे और जो स्टेट के अपने अधिकार हैं उनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए बिना आम नागरिकों के हितों में उन्हें समृद्ध बनाने में किसी तरह का व्यवधान न करे। इसके लिए हम संवैधानिक तरीके से पब्लिक को सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। ऐसा कि संविधान विरोधी ये भी है कि हमारी केंद्र में बैठी सरकार ये कहती है एक देश एक चुनाव, लेकिन वो ये संविधान जो एजुकेशन के लिए सबको समान अवसर की स्वतंत्रता देता है, उसके अनुसार एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करती। हमारी सरकार आई तो हम पूरी तरह से चाहेंगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर इस राज परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति भी एक ही तरह की पुस्तकें, एक ही तरह की स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने का काम करें। हम ये एक देश एक शिक्षा पर पूरा बल देने का काम करें। अंत में एक सवाल और, इस देश का संवैधानिक नाम क्या है और किस अनुच्छेद में है? इस देश का संवैधानिक नाम भारत है, दैट इज इंडिया। अनुच्छेद 1 के अनुसार इस नाम के अलावा किसी अन्य नाम से पुकारना संविधान विरुद्ध है और असंवैधानिक भी है।